नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेव्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई हिंदी की सीट्स पर बात करने का। और आज हम बात करेंगे, आज के सेशन में जो हम बात करेंगे वो उपसर्ग के बारे में ही बात करेंगे। हमारी जो क्लास चल रही है वो उपसर्ग और प्रत्ययों की चल रही है। 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, आज की तीसरी क्लास है जो उपसर्ग पर ही आधारित है। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, लेकिन कहना चाहूँगा यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है किस शब्द में किसी भी उपसर्ग का योग नहीं है। किस शब्द में जो है कोई उपसर्ग नहीं दे रखा है वो आपको शब्द छांटना है। देखिएगा, कुशल, कुंठाव, कुबेला और कुचाल, ये 4 शब्द दे रखे हैं। एक कु उपसर्ग होता है, कु का मतलब बुरा होता है, तो यहाँ पर है कुचाल, बुरी चाल, तो यानी कि इसमें उपसर्ग आ गया, नहीं हुआ। दूसरा है कुबेला, कुधन बेला, बुरा समय, बेला मतलब बोले समय, तो कुबेला, तो यानी कि उपसर्ग आ गया, ये भी नहीं हुआ। तीसरा है कुंठाव, उन धन ठाव बोला जाता है ठहरने के लिए, जहाँ पर ठहरना होता है, जो बुरी चीजों का ठहराव है कुंठाव। और ऊपर है कुशल, कुशल में उपसर्ग नहीं है, ये अपने आप में पूर्णता एक शब्द है, ठीक है, वहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर पहला ही यानी फर्स्ट का ये आपका जो है वो सही आंसर है कि कुशल में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन 2, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? कुमुद, ठीक है, कुमुद शब्द दे रखा है। कुमुद अपने आप में पूर्णता शब्द होता है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। कुपित, कुपित मतलब नाराज होना होता है, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। कुबेर, सही है। और अगला है जो सी है वो है आपका कुटेब, सही है। कुबेर एक देवता का नाम है। यहाँ पर अगर आप ये कहो कि कुधन बेर है, कुधन बेर है, तो ये गलत है, ठीक है। सही है आपका कुटेब, कुधन टेब। टेब का मतलब होता है आदत, और कु मतलब बुरी आदत, तो कुटेब हो गई। तो कुटेब मतलब जो है आदत, तो जो है बुरी आदत के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे का जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही है। दूसरे का डी आंसर बिल्कुल सही है। कुटेब, कुटेब का मतलब बुरी आदत है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हुआ? उपसर्ग हुआ। और क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन से उपसर्ग का प्रयोग है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है, तो आपके डी ऑप्शन में उपसर्ग का प्रयोग दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सरकार का संकल्प है कि बेईमानी को बेअसर कर देगी। सरकार का संकल्प है कि बेईमानी को बेअसर कर देगी। इसमें वाक्य में कितने उपसर्ग हैं? ठीक है, ये आपको बताना है कितने उपसर्ग हैं। जरा देखिएगा, देखते हैं कितने उपसर्ग हैं। देखिएगा, इसमें जो है वो आपके 4 उपसर्ग हैं, ठीक है। देखो, पहला ही शब्द दे रखा है बेईमानी, तो इसमें बे उपसर्ग होता है और ईमानी शब्द होता है। बे उपसर्ग होता है और ईमानी शब्द होता है, तो बेईमानी हुआ, ठीक है। अगला है बेअसर, बेअसर, तो असर और बेअसर, यानी कि यहां पर भी बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला है देखिएगा सर, सरधन कार, सरकार, ठीक है। अब आप कहें भैया सर कहां से आया, तो सर जो उपसर्ग होता है ये फारसी का उपसर्ग होता है। काय का? फारसी का उपसर्ग होता है। और यदि हम बे की बात करते हैं तो बे वाले भी, ये दोनों भी किसके हैं? ये दोनों भी फारसी के उपसर्ग हैं। जैसे आप पढ़ते हैं हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 बतलाई गई है, संस्कृत में भी उपसर्गों की संख्या कुछ भिन्न बतलाई गई है, करीबन 23 के समथिंग उपसर्ग बतलाए गए हैं। तो
अरबी फारसी में भी उपसर्गों की संख्या बताई गई है। तो बे और सर ये दोनों फारसी के जो है उपसर्ग हैं। तो आपका बेईमानी, बेअसर, सरकार, और एक लिखा हुआ है संकल्प शब्द। देखिएगा इस शब्द को, देखिएगा संकल्प। अगर आप इसके टुकड़े करेंगे तो होगा सम धन कल्प। और सम जो उपसर्ग होता है, सम मतलब जुड़ाव, ये संस्कृत का उपसर्ग होता है। इसका संस्कृत का उपसर्ग है। तो इस प्रकार यहाँ पर कुल कितने उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर कुल 4 उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं, सरकार में, संकल्प में, बेईमानी में और बेअसर में। तो यानी कि सी ऑप्शन, तीसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर कितने जो है आपके 4 उपसर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। इसमें कुल कितने उपसर्ग हैं और कितने प्रत्यय हैं ये बतलाया गया है। कितने शब्द हैं, मूल शब्द हैं, और कितने जो है वो प्रत्यय हैं ये आपको बतलाने हैं। तो देखिएगा, बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला, ठीक है। तो बेसुराई एक शब्द दिखाई दे गया, एक तो यहां पर हो गया, ठीक है। दूसरा है भरपूर शब्द दिखाई दे रहा है, भर और पूर शब्द दिखाई दे रहा है। तीसरा है, अगला है आपका अभ्यास। अभ्यास में भी क्या है, एक आपका उपसर्ग अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ है और आस शब्द है, तो अभ्यास हो जाएगा संधि के अनुसार, ठीक है। अब हम प्रत्ययों की बात करते हैं। प्रत्यय किस किस में है? प्रत्यय देखिएगा, सुर धन इला, सुरीला, ठीक है। गाय धन अक, गायक, ठीक है। गाय धन अक, गायक। और अगला है बेधन सुरा, बेधन सुर धन आ। अगर आप इससे देखिएगा तो इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अब देखते हैं हम कैसे है। देखिएगा, बे उपसर्ग है, फारसी का उपसर्ग है, सुर शब्द है और आ प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है, बेसुरा। तो ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है और ये प्रत्यय है, ठीक है। यानी कि एक आपका हो गया उपसर्ग, एक हो गया आपका प्रत्यय। दूसरा शब्द देखिएगा, भरपूर। तो भर उपसर्ग है, पूर शब्द है, हो गया आपका भरपूर, ठीक है। कौन सा हो गया? भरपूर हो गया। अगला देखिएगा, अभ्यास। तीसरा अगर आप देखेंगे तो क्या है? अभ्यास। अभी धन आस। संधि का नियम है, ई और आ यदि आते हैं तो वो या में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये नियम है, हमने पढ़ रखा है यण संधि में। तो यहाँ पर अभी उपसर्ग है और आस शब्द है, तो ये 3 तो हो गए आपके उपसर्ग। अब देखिएगा, एक शब्द दे रखा है सुर धन इला, इला प्रत्यय दे रखा है। सुर धन इला, सुर शब्द है और इला प्रत्यय है। सुर कैसा है? शब्द है, इला प्रत्यय है, तो हो गया सुरीला। सुर धन इला यानी कि सुरीला। अगला देखिएगा, गायक। तो गए धन अक प्रत्यय है, गायक हो गया, ठीक है। तो यहां पर कितने प्रत्यय दिखाई दिए? अगर आप प्रत्यय देखिएगा, प्रत्यय कितने हैं? एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, यानी कि 3 प्रत्यय हुए। उपसर्ग कितने हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि 3 उपसर्ग हुए और 3 ही प्रत्यय हो गए। तो सही आंसर डी, 3 उपसर्ग और 3 प्रत्यय है कि बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। इसमें 3 उपसर्ग और 3 प्रत्यय दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो देखिएगा, दू उपसर्ग होता है हिंदी में। दू हिंदी का एक उपसर्ग होता है, दू। दू का मतलब होता है बुरा,
ठीक है। दू का मतलब होता है बुरा। तो ये किस प्रकार का है? ये हिंदी का उपसर्ग है। और पूछा गया कैसा उपसर्ग है, तो ये हिंदी का उपसर्ग है। दू धन काल, बुरा काल जो है वो दुकाल बोला जाता है। तो यहाँ पर दू धन काल, तो यानी कि सही आंसर इसमें कौन सा होगा? सही आंसर होगा आपका सी, यानी कि दू किसका उपसर्ग है? हिंदी भाषा का एक उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है, बाकी 3 सामान्य रूप से दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि वह शब्द कौन सा है। ठीक है, देखो दुकान, आप यहां पर ये कह सकते हैं कि दू है और कान है, ऐसा नहीं है। ये आपका जो है यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये दुकान शब्द मूलतः फ्री होता है, अपने आप में पूर्ण शब्द होता है। दुनिया यहाँ तो वैसे ही बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सी दुबला, दूधन बला, दुबला, और अगला है दुमदार, तो इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका अर्थ हुआ कि जो दू अर्थ है, दू उपसर्ग है, वो एक उपसर्ग का योग है। तो एक उपसर्ग का योग कौन सा है आपका? दुबला, दूधन बला, ठीक है, उसे हम बोलते हैं दुबला। तो सही आंसर क्या हुआ? 6 का सी आंसर बिल्कुल सही हुआ। 7, इनमें से किस में निरुपसर्ग नहीं है? निरुपसर्ग का आपको वाक्य बताना है। तो देखिएगा, नि विसर्ग दे रखी है तो सीधे सीधे इसी में आंसर आएगा, लेकिन इनके भी हम देख लें। इनको हम बोलते हैं निर धन देश, निर्देश। निरुपसर्ग होता है निर धन बल, निर्बल, और निर धन वाह, निर्वाह, ऐसे शब्द होते हैं, इनमें निरुपसर्ग लगा हुआ है। बाकी का पहला वाला जो नि धन शेष है, नि संस्कृत का एक जो है आपका उपसर्ग है, तो वहां पर सही आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 क्या कहता है? लिखा है निसंकोच में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निस है या नी है, इस तरीके से दे रखा है। देखिएगा, निसंकोच, तो यदि आप इसके संधि विच्छेद करते हैं तो इसका होता है निधन संकोच। व्यंजन संधि का एक विसर्ग संधि का एक नियम है कि विसर्ग के बाद यदि सा का रिपीटेशन होता है, सा आ रहा है, तो क्या होगा कि सा विसर्ग सा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? इसको यदि आप दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो हो जाएगा निसंकोच। यानी कि कौन सा उपसर्ग है? 8वें का डी उपसर्ग है। 8वें का डी उपसर्ग यहाँ पर बिल्कुल सही है, निसंकोच है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, दिखाई दे रहा है, निर शब्द है, निर उपसर्ग है और गुण शब्द है, निर्गुण हो जाएगा। तो सही आंसर आपका 9th का सी, कि कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर निर उपसर्ग है, निर्गुण में निर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, शब्दों में उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। निम धन अज्जित, निमज्जित, निधन खरा, निखरा, अध धन सेरा, अधसेरा, उत धन ग्रीव, उदग्रीव। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो 3 है आपका, एक नि उपसर्ग होता है, अध उपसर्ग होता है और उत उपसर्ग भी होता है, लेकिन निम उपसर्ग कोई नहीं होता भैया। निम जो उपसर्ग यहाँ पर लगा रखा है ये कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन का 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कि यहाँ पर कौन सा है? पहला ही आपका गलत है, निम उपसर्ग का प्रयोग किया गया जो कि गलत है। निश्चल में उपसर्ग बताइएगा, दे रखा है निश्चल में उपसर्ग बताना है आपको। तो देखिएगा, निश्चल, तो यहां पर निष्धन
चल होता है। निस उपसर्ग होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निश्चल में निस उपसर्ग है। यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं ये अगर आप विसर्ग के रूप में मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं पर ये ऐसे भी मिल जाएगा, निह धन चल, क्योंकि विसर्ग के बाद यदि चा छा आते हैं तो वो रिपीट हो जाते हैं, ऐसा नियम बताया गया है व्यंजन संधि में। तो नी का ऑप्शन यहाँ पर कहीं नहीं दे रखा है, निस ऑप्शन में दे रखा है। तो 11 का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि कौन सा उपसर्ग है, निस उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह शब्द कौन सा है? सहज, अनुभव, संचार या नयन? सा उपसर्ग है और हज शब्द है, सहज हो गया। अनु शब्द है, भव उपसर्ग है, अनुभव हो गया, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत। संचार के लिए बोलते हैं सम धन चार, संचार, यानी कि ये भी गलत। नयन शब्द का कोई भी, नयन शब्द का नय धन अन होता है, प्रत्यय होता है नयन में, पर उपसर्ग नहीं होता। तो यहाँ पर नयन कैसा है, प्रत्यात्मक शब्द है, प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ नहीं है। तो सही आंसर आपका 12 का डी जाएगा। 12 का डी आंसर बिल्कुल सही है। नयन में क्या होगा, नय धन अन या डी धन अन। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी। 13 निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वही बताना है। निगाह, निवाला, निढाल, निशाचर। देखो यहाँ पर निगाह शब्द जो है उसमें नी का उपसर्ग नहीं है, निवाला में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, निढाल ये सही है, निह धन ढाल शब्द होता है, निशाचर आपका गलत दे रखा है। यानी 13 का सी आंसर बिल्कुल सही है कि निढाल में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी की शेष जो आंसर दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। 14 नंबर, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग दे रखा है, आपको बताना है प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। प्रत्याशा, प्रत्याशा का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो होता है प्रतिधन आशा। ई धन आ मिलकर या बना देते हैं और हो जाता है प्रत्याशा। यानी कि कौन सा उपसर्ग हुआ, प्रति उपसर्ग हुआ। 14 का सी आंसर बिल्कुल सही है कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है, प्रति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 क्या कहता है, परा उपसर्ग का अर्थ होता है परा, ठीक है। परा सर्ग का जो उपसर्ग होता है उसका अर्थ होता है उल्टा। परा का अर्थ होता है उल्टा या अनादर। उल्टा, अनादर या नाश, ऐसे जो होते हैं वो उसका अर्थ होता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जय पराजय है, ठीक है, भव पराभव है, इस प्रकार से शब्द मिलते हैं। तो परा का मतलब होता है एकदम विपरीत। तो परा उपसर्ग का अर्थ क्या है, उल्टा। 15 का सही आंसर जाता है आपका बी। 16 परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है, परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? तो देखिएगा परिक्रमा, परिधन क्रमा, यानी कि कौन सा उपसर्ग हुआ, परि उपसर्ग हुआ, परि उपसर्ग हुआ। डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। 16 का डी आंसर, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, फिर दिखाई दे रहा है
भाषा, परि उपसर्ग है और भाषा शब्द है। परि उपसर्ग है और भाषा शब्द है, परिभाषा हुआ, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा? परि उपसर्ग होगा। परिभाषा में परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द है परिज्ञान, परिचय, परिकर, परिणय, परिसर, परिचालन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 क्या कहता है? लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ठीक है, देखिएगा लालिमा, तो ला का कोई उपसर्ग नहीं होता, तो लालिमा में कोई उपसर्ग नहीं है। दशक, दा का भी कोई नहीं होता, दू होता है। कारीगर में कोई नहीं होता। पराजय, अभी थोड़ी देर मैंने बोला परा का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था परा का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। तो पराजय में क्या है? आपके दो शब्द है, परा उपसर्ग है और जय आपका मूल शब्द है, यानी कि पराजय हो गया। तो 18 का बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। 18 का बी आंसर सही है। पराजय में क्या है? आपका परा उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्युत्पन्न देखिएगा में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति उपसर्ग होगा। प्रति धन उत्पन्न, तो ये शब्द होगा। और ई और उ नियम है, संधि का नियम है कि ये मिलकर यू बन जाते हैं। ई और उ जब भी साथ साथ आएंगे तो क्या हो जाएंगे? यू बन जाएंगे। और ये हो जाता है आपका, क्योंकि यहाँ पर आधा तार रह गया, ई चला गया, इनकी जगह यू आ गया और फिर आपका पन्न, प्रत्युत्पन्न, चाहे आप उसको ना एक के साथ दो लिख दो, चाहे अलग अलग लिखो, बात एक ही है। जो प्रत्युत्पन्न शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग हुआ? प्रति उपसर्ग हुआ, यानी 19 का बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। 20, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? प्रश्न है, प्रतिष्ठा है, अधिकार है या संस्कार है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्रतिष्ठा, इसका यदि आप करेंगे तो क्या होगा? प्रतिधन इष्ठा, आदिधन कार, अधिकार, तो ये भी नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं है। समधनकार संस्कृत का उपसर्ग है, हो जाता है संस्कार, और प्रश्न में कोई भी उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग विहीन है। तो आपको यही बताना है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर परा 21 देखिएगा, उपसर्ग परा का क्या अर्थ होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था परा का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। परा का मतलब क्या होता है? उल्टा अथवा विपरीत। तो 21 का सही आंसर क्या होगा आपका? डी। 21 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 22, प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने संधि विच्छेद किया, प्रतिधन इष्ठा, ये प्रतिधन इष्ठा, तो कौन सा होगा आपका? इसमें यदि आप प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति उपसर्ग होगा। प्रतिष्ठा में क्या होगा? प्रतिधन इष्ठा, प्रतिष्ठा, तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। 22 में कौन सा है? सी, यानी कि प्रति उपसर्ग होगा। 23, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक, प्रतिधन एक, ये होता है। अगर हम इसको करते हैं तो नियम क्या है? ई और ए मिलकर क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं। ई और ए मिलकर क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं, और ये होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा हो गया? प्रति उपसर्ग हो गया। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग हुआ? प्रति उपसर्ग हुआ, यानी कि 23 का बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है, फिर से सरल आया। प्रति
धन अर्पण, अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो ई और आ मिलकर हो गया या, और शब्द बन गया प्रत्यर्पण। ठीक है, तो प्रति उपसर्ग है 24 का बी आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा उपसर्ग है? बी उपसर्ग है। प्रत्यर्पण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग। ठीक है, अगला है अंतिम क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। पराजय में उपसर्ग कौन सा है? पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिएगा, अभी मैंने पहले कहा परा मतलब होता है बुरा, परा का मतलब होता है बुरा, और जय मतलब होती है विजय, दोनों को साथ जोड़ जाते हैं हो गया पराजय, मतलब जय का एकदम विपरीत हो गया। तो कौन सा उपसर्ग है? 25 का सी, यानी कि परा उपसर्ग है। तो 25 में सी आंसर बिल्कुल आपका सही था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि उपसर्गों से ही संबंधित थे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से हमारी टीम के द्वारा उसके उत्तर दिए जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।